हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 4500 साल इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज तक के लोगों को हैरान कर बनाए रखा है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट 147 मीटर हाइट पर बनाई गई इंसानों के हाथों से सबसे ऊंची चीज थी। तकरीबन 4000 साल तक इतने भारी भरकम पत्थर उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, जो कि इस एक पिरामिड का वजन लगभग 60 लाख टन तक बताया जाता है। इससे आप कंपेयर करें आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान करने वाली चीज यहाँ पर यह है कि इसको बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास क्रेन्स नहीं थी, कोई बुलडोजर्स नहीं थे, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी। यहाँ तक कि लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे, कोई किस्म का पहिया मौजूद नहीं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा मोनूमेंट्स बनाए जो आज दिन तक खड़ा। सोच करके देखो, 4500 साल तक कोई इतनी जलती हुई गर्मी, तूफान आए, बड़े बड़े अर्थक्वेक आए, बड़ी बड़ी बारिशें और सैलाब आए, दुनिया में इतनी कोई पुरानी और बड़ी चीज हो जो सरवाइव कर पाई हो। तो कैसे हो पाया ये सब कुछ? तो आइए ये समझते हैं दोस्तों, इस पिरामिड का राज आज की इस वीडियो में। तारीख में हम जितना पीछे जाते हैं दोस्तों, उतना ही मुश्किल हो जाता है हकीकत को फाश करना। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, अंदाजा लगाया जाता है कि दोस्तों द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा बनाया गया था 2560 BC से पहले, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले फिरौन ने इसको तामीर करवाया था। ये एशियन इजिप्ट के राजा महाराजा होते थे। उस वक्त इनको फेरो कहा जाता था। फेरो कुफू की बात करें तो इसे तारीख ज़्यादा नहीं जानती, मगर कुछ हकीकतें मिलती हैं कि ये 4th राजा थे किंगडम ऑफ इजिप्ट के। एग्जैक्टली कितने सालों तक इसने हुकूमत की थी, इस पर काफ़ी हिस्टोरियंस अलग अलग राय पेश करते हैं। हिस्टोरियंस अंदाज़ा लगाते हैं कि ये 20 से 60 साल तक हुकूमत करने पर काबिज रहा। पिरामिड नील नदी के किनारे पर लोकेटेड है, इसके वेस्ट बैंक पर। आप फोटोज और वीडियोज में देखोगे कि ये एक अकेला पिरामिड नहीं है, इस जैसे 2 और पिरामिड हैं, सेम लोकेशंस पर बनाए गए हैं। इन 3 में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे हम पिरामिड ऑफ कुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ केफ्रे, जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है ऑफ इजिप्ट। कहा जाता है कि कुफू के बेटे केफ्रे ने इसको बनाया था। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है द पिरामिड ऑफ मेनकारे, उस जमाने में बनाई गई एक लोती मोनूमेंट में से एक है। इनके अलावा द ग्रेट भी है। काफी और भी छोटे छोटे जो पिरामिड एग्जिस्ट करते थे, मगर उनके निशानात काफी हद तक मिट चुके हैं। अंदाजन बताया जाता है कि 118 पिरामिड्स हैं अलग अलग शेप्स और साइज में। इनमें कई पिरामिड्स टूट चुके हैं सीवियर कंडीशन ऑफ वेदर और अर्थक्वेक की वजह से। बहुत ही कम अच्छी कंडीशंस में बचे हैं और शायद सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व यही 3 पिरामिड्स हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा स्पेशली क्या वजह थी इनको बनाने के पीछे? वही वजह थी जो बहुत सारे एंशिएंट मूवमेंट्स को बनाने में थी। इनको एक मकबरे के तौर पे बनाया गया था। ये एक टूम में फिरौन को यहाँ पर दफन किया गया था पिरामिड के अंदर। बात दर हकीकत दोस्तों ये है कि एंशिएंट इजिप्ट आफ्टर लाइफ पर यकीन रखते थे। इनका ये मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी रूह अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ पर अल्लाह ताला हमारी रूह को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं आफ्टर लाइफ में। और इस आफ्टर लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए जब इनके राजा फिरौन जिंदा थे, ये अपने लिए टूम बनवाए थे। अपने लिए बहुत सारे खाना खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, ये सारी चीजें पिरामिड के अंदर रखी थी। आफ्टर लाइफ में काम आएंगी, तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडीज को मम्मीफाइड किया जाता था और वुडन या स्टोन कूफ में दफन करके रख दिया जाता था। अब ये आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चला कि पिरामिड को इन चीज़ों के लिए बनाया गया? पहले इस जैसे ही पुराने पिरामिड पर लेख लिखे हुए मिले हैं, इस जैसे कूफन्स पर और ऐसे पिरामिड्स पर टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये लोग क्या करते थे। दूसरा मेजॉरिटी ऐसे हिस्टोरियन पिरामिड्स पाए हैं इजिप्ट और सूडान जैसे मुल्कों में। उन्हें टूम्स की तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्योंकि स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिला इन चीज़ों का, तो लोगों ने अपनी अल्टरनेटिव थ्योरीज बनाई। जब इस ग्रेट पिरामिड के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट गए तो इनको सिर्फ 3 रेलिक्स मिले। एक खाली कुफू मिला, ये ताबूत माना जाता है कि कुफू का था, और जो बाकी खजाना था, ज्वेलरी वगैरह आसपास होनी चाहिए थी। अज़ीम किया जाता है कि इतने सालों में कोई उसे लूट कर लेकर चला गया।
जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं उनकी अल्टरनेटिव थ्योरीज जो है अजीब व गरीब है। एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी सुनने में आती है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड एक पावर प्लांट था जिससे बिजली जनरेट हो सकती थी। जो लोग इसमें मानते हैं एंशिएंट इजिप्ट बड़े टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वो बिजली बनाना सीख चुके थे। इस थ्योरी की एडवांसेस के तौर पर बताया जाता है कि कुछ पुराने ज़माने के इनके आर्ट वर्क्स दिखाए जाते हैं। इनके पुराने टेम्पल्स की दीवारों पर कुछ इस तरीके से आर्ट वर्क्स पाए गए हैं जिनमें कुछ लोग देखकर कंक्लूजन करते हैं कि यहाँ पर एक लाइट बल्ब बना रखा है। इन्होंने लाइट बल्ब इन्होंने पहले ही इन्वेंट कर रखा था, पता नहीं क्या हुआ उसके बाद। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तब बनाई जाती है जब सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता किसी चीज़ को लेकर। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी अजीब व गरीब होती है कि इनका लॉजिकल कोई एविडेंस नहीं होता। अगर लाइट बल्ब सही में एग्जिस्ट करता था एंशिएंट लाइफ के ज़माने में तो आज तक उसका सॉलिड एविडेंस क्यों नहीं मिला। असलियत में दोस्तों ये आर्ट वर्क्स एक्चुअली में एंशिएंट इजिप्ट की मैथोलॉजी की हिस्ट्री को दिखाता है। ऐसी ही एक पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है कि ये पिरामिड एक्चुअली में अनाज स्टोर करने के लिए एक ग्रैनरी थी, एक बड़ा सा भंडार था। इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिकन पॉलिटिशियंस बेन कार्सन ने 1998 में। My own personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उसकी ये पर्सनल थ्योरी है। इन पिरामिड को असल में जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनाया था। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो दूसरा बड़ा कारण कंट्रोवर्शियल थ्योरी बनाने के पीछे जो कि है पॉलिटिशियंस की वजह से रिलीजियस अपीसमेंट। तो एनीवे ये चीज़ काफ़ी क्लियर है कि हिस्टोरियंस काफ़ी इत्तेफाक राय रखते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को एक मकबरे के तौर पे बनाया गया था। उस वक्त लोगों का मानना था कि जितना आलीशान मकबरा होगा उतना ज़्यादा हम खजाना रखेंगे, खाने के लिए चीज़ें रखेंगे, इतनी ही ज़्यादा अच्छी गुजरेगी हमारे राजा की आफ्टर लाइफ। लेकिन अब आते हैं हम सबसे बड़े सवाल पर, इन पिरामिड को एक्चुअली में बनाया कैसे गया। सही मानों में देखा जाए तो दोस्तों एक्चुअली में यही मिस्टीरियस चीज़ है इन पिरामिड्स के बारे में। उस जमाने के लोगों ने कैसे 147 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इन पत्थरों का वजन अपने आप में ही 2.5 टन से लेकर 80 टन तक के बीच में है। हर पत्थर को इतनी बारीकी तरीके से काटा गया है, इवन इस तरीके से काटा गया है कि उस वक्त कोई टूल्स भी मौजूद नहीं था। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया जब ये लोग व्हील्स का भी इस्तेमाल नहीं करते थे, मगर ये सब कुछ कर दिखाया उन लोगों ने सिर्फ 20 सालों के अंदर। तो कई थ्योरीज बताई जाती हैं इसको लेकर, इसके बारे में, मगर इस बार मैं कंट्रोवर्शियल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मगर एक बड़े मिसकंसेप्शन को देखते हैं जो लोगों के दिमाग में होता है इन पिरामिड्स को लेकर। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाते वक्त स्लेव्स लेबर का इस्तेमाल किया गया था। बड़े गरीब और मजबूर लोगों से काम करवाया जाता था और उनकी जो सर्विलेंस थे उनको काम ना करने की वजह से हार्श पनिशमेंट देते थे। काफ़ी वक्त तक लोगों को लगता था कि स्लेव्स और प्रिजनर्स ने इनको बनाया था। एक 5th सेंचुरी BC में रहने वाले ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस। उन्होंने पहले इस थ्योरी को सजेस्ट किया था कि स्लेव्स ने इन पिरामिड्स को बनाया था, लेकिन आज के दिन हम सब जानते हैं कि एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो लोग इस पिरामिड को बनाने के लिए काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड लेवल के थे। ये लोग शहरों में रहते थे एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास। इसके अलावा अलग अलग सीजन्स में इन लोगों को अलग अलग कम्युनिटी की मेंबर्स से सपोर्ट मिलता था। जैसा कि फार्मर्स, अगर किसान लोग खेती नहीं कर रहे होते तो अपने फ्री टाइम में आकर कंस्ट्रक्शन में मदद करवाते थे। एक तरीके से पूरा किंगडम में रहने वाले सारे लोग काफ़ी यूनाइटेड थे अपने नेशनल प्रोजेक्ट को लेकर। वो अपने राजा पर बहुत यकीन रखते थे। टोटल में देखा जाए तो तकरीबन 20 से 30 हज़ार वर्कर्स इस कंस्ट्रक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और वो दिन में 10 से 15 घंटे काम करते थे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात की जाए तो तकरीबन 5.5 टन ऑफ लाइमस्टोन, 8000 ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटार्स का इस्तेमाल किया गया था। ज़्यादातर ये पत्थर आए थे आसपास के एरिया से। ज़्यादा दूर जो कि एरिया है सदर्न इजिप्ट के तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। मगर सवाल ये है कि दोस्तों इन पत्थरों को काटा कैसे गया। कॉपर मेटल उस वक्त ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था जिससे टूल्स बनते थे, ज़्यादातर वो कॉपर के थे। ज़्यादा मजबूत पत्थर होते थे ग्रेनाइट, उसे ये डोलाइट की मदद से तराशते थे। ये अपनी टेक्निक में यूनिक तरीके इस्तेमाल करते थे, जैसा कि क्रैक्स के अंदर ये वुड के बने पीसेस को मारते थे और ये स्पेस की वजह से पत्थर के बड़े बड़े पीसेस अलग हो जाते थे। सबसे बड़ा सवाल इन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था, क्योंकि उस वक्त व्हील कार्ड्स इस्तेमाल नहीं किए जाते थे।
और इस तरीके की कोई व्हील्स गाड़ी भी मौजूद नहीं थी जिसकी हेल्प से इतने बड़े बड़े पत्थरों को मूव किया जाता। सबसे प्लाजिबल थ्योरी यहाँ पर यह है कि इन पत्थरों को लाने के लिए राफ्ट सी बनाई जाती थी जो नदी पर तैरती थी। जब पत्थर पिरामिड के पास आ गया तो ये स्लेज का इस्तेमाल करते थे गीली मिट्टी में। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो रिसेंटली डिस्कवर हुई थी 2014 की स्टडी में। और इस थ्योरी का बेसिस है एक्चुअली में एक पेंटिंग जो कि पाई गई थी जी हुटी टूम पर पाई गई थी। ये टूम काफी बाद का है 19 BC का, लेकिन आप इस पेंटिंग में देख सकते हो कि तकरीबन 170 लोग एक स्टेचू को घसीट कर ले जा रहे हैं एक स्लेज पर और रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए इतनी भारी चीज को खींचने के लिए। इस पेंटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक आदमी स्टेचू के सामने पानी गिरा रहा है रेत के ऊपर। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये एक रिचुअल कोई एक्टिविटी है या फिर कोई ट्रेडिशन होगा सामने पानी गिराना, लेकिन जब फिजिसिस्ट डैनियल बोन और उसकी टीम ने उसे टेस्ट आउट किया तो पता लगा कि रेत में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो जमीन और जमीन के ऊपर जो चीज होगी वो फ्रैक्शनलेस मूव कर सकती है आसानी से, इसलिए वो चीजों को आसानी से मूव करवा सकते थे। अब अगला सवाल ये पूछोगे कि चलो मान लिया कि पत्थरों को इधर से उधर धक्का मारकर मूव किया जाता था, पर पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जा सकता है? इतने ज्यादा हेवी पत्थरों को कैसे उठाया गया था बिना किसी मशीनों के? लेकिन आमतौर पे एक पुली का सिस्टम बनाया जा सकता है इनको उठाने के लिए, मगर उस वक्त व्हील्स का जो कॉन्सेप्ट था 4th डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट में यूटिलाइज नहीं किया जाता था। व्हील्स का वजूद था मगर वो पोट्री के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इसका जवाब है दोस्तों यहाँ पर रैंप का अजीब सिस्टम बनाया गया था। साल 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने एक 4500 साल पुराना एक वुडन रैंप अनकवर किया है एक क्यूरी से। स्कॉलर्स ने कहा है कि एक इस तरीके का रैंप बनाया गया होगा उस वक्त, क्योंकि ये एक स्ट्रेट स्लोप था ग्राउंड से लेकर टॉप तक। इस स्लोप के ऊपर पत्थरों को धक्का मारने के लिए उन्होंने एक तरकीब का इस्तेमाल किया जहां पर उन्होंने लकड़ी के डंडे गाड़ दिए उसके आसपास, फिर उन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल किया पत्थर को अपलिफ्ट करने के लिए, तरीके से जैसा आप इस आर्ट वर्क में देख सकते हो। इसे सजेस्ट किया था फिजिसिस्ट जोसेफ वेस्ट ने 2014 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पिरामिड का हर एक एंगल कंप्लीट करने के बाद इन लोगों ने एक नया स्लोप बनाया होगा ताकि स्लोप का एंगल ज्यादा ना हो। इस स्लोप को काफी पीछे तक ले गए होंगे, मतलब कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हों। बहुत सारी थ्योरीज सजेस्ट की गई थी इसके मुतालिक, इनमें से मैंने कुछ को ब्रीफ किया है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं मैं उनको डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।